हेलो यार, आप लोग को वेलकम करता हूँ यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। आज आप लोग देखेंगे जीएनएम थर्ड ईयर के मिडवाइफरी और गायनेकोलॉजी का लॉन्ग क्वेश्चन का यह 5वां वीडियो। मे डियर, आप लोग को मैं बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो सारे प्रश्न को हम कर रहे हैं अभी लॉन्ग वाला। ठीक है, तो यह 5वां वीडियो है मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी का। इससे पहले अगर आप शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें जीएनएम थर्ड ईयर का। ओके, चलिए शुरू करते हैं। माय डियर, प्रश्न है, आप लोग को पता है कि प्रसर्व के 3 जो है अवस्था होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो मैं आपको जो है तृतीय अवस्था पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, आज मैं द्वितीय अवस्था यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, इसकी पहचान आप कैसे पहचान करेंगे कि प्रसर्व जो है द्वितीय अवस्था में है, तो इसका पहचान लिखना है, उसका प्रबंध लिखना है, यानी द्वितीय अवस्था में कैसे प्रबंध मैनेजमेंट आपको करेंगे ये लिखना है, एंड द्वितीय अवस्था का नर्सिंग देखभाल लिखना है। ठीक है, चलिए इस सेकेंड स्टेज लेवल को हम लोग देखते हैं आज अच्छे से। अब जानिए, सबसे पहले आपको तो मैं पढ़ा चुका हूँ सभी लेयर, ठीक है ना, सभी स्टेज के बारे में बता चुका हूँ, बट यहाँ पे हम इसको पर्सनली सेकेंड स्टेज देख रहे हैं तो इसके बारे में भी लिखना पड़ेगा। माय डियर, प्रसर्व की द्वितीय अवस्था का प्रारंभ सर्विक्स के पूर्ण विस्तारण मतलब पूर्ण फैलाव डिलेशन के साथ ही प्रारंभ हो जाती है तथा शिशु के जन्म लेने के साथ ही समाप्त हो जाता है। माय डियर, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जाहिर सी बातें हैं, जब सर्विक्स जो होता है, चूँकि सर्विक्स जो है आपके भेजिना और यूट्रस दोनों के बीच में जो है रास्ता का एक दीवार का काम करता है। जैसे ही प्रसर्व का टाइम हो जाता है, डिलीवरी का लेबर का टाइम नज़दीक आ जाता है, तो सेकेंड स्टेज का मतलब होता है कि जो सर्विक्स होता है, जो दरवाज़ा है जो बंद है, वह दरवाज़ा जो है पूर्ण रूप से खुल जाता है, मतलब पूर्ण रूप से विस्तारित हो जाता है, पूर्ण रूप से उसमें डिलेशन आ जाता है सर्विक्स में। अब जब दरवाज़ा खुल जाएगा तो आराम से कोई चीज़ बाहर निकल जाएगा। तो वही प्रकार से जो बच्चा जन्म लेता है, सेकेंड स्टेज एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे जो सर्विक्स होता है, जो ग्रीवा होता है, जो यूट्रस और भेजिना के बीच में रहता है, वह जो है पूर्ण रूप से उसमें डिलेशन आ जाता है, मतलब विस्तार हो जाता है वह पूर्ण रूप से, जिसके कारण होता यह है कि शिशु जो है जन्म ले लेता है और जन्म लेने के साथ ही यह द्वितीय जो स्टेज है समाप्त हो जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिक बातें हैं कि जैसे मान गए बांध है, बांध बना हुआ है, ठीक है, वो पानी को उस साइड घेरा हुआ है। ठीक है, जब तक फाटक गिरा हुआ है तब तक पानी उस साइड के उसी साइड रहेगा, लेकिन जैसे ही हम फाटक को धीरे धीरे ओपन करेंगे तो पानी उसमें से हल्का हल्का निकलेगा, इस पर आने लगेगा। लेकिन जैसे ही पूर्ण रूप से फाटक खोल देंगे तो क्या होगा, पूरा कंप्लीट पानी जो है इस साइड का उस साइड जाने लगेगा। तो सेम यही सिचुएशन होता है कि समझिए, जैसे यह जो है आपका, ठीक है, यूट्रस है। ठीक है, अब यहाँ यूट्रस पर एक एकदम जो है छोटा सा जो है एक सर्विक्स होता है यहाँ पे। ठीक है, अब ये सर्विक्स होता है यहाँ पे, अब ये सर्विक्स से जो है क्या होता है, इधर भेजिना होता है। ठीक है, अब जैसे ही ये जो सर्विक्स वाला भाग है, ये वाला, यह धीरे धीरे फैलता है। अब जब फैलता है तो इधर जो बच्चा यूट्रस में है, यह प्रेशर लगता है, तो सर्विक्स पूर्ण रूप से जब विस्तार हो जाता है तो यह बच्चा बाहर जन्म ले लेता है। तो जन्म लेने के साथ में सेकेंड चरण समाप्त हो जाते हैं। समझ गए? चलिए, इस प्रक्रिया के मध्य मतलब इस प्रक्रिया के बीच में शिशु के बाहर निकलने तक होने वाली प्रक्रिया को ही प्रसर्व की द्वितीय अवस्था कहते हैं। अब ये जो द्वितीय अवस्था का मतलब होता है कि जैसे ही सर्विक्स में डिलेशन हुआ, कंप्लीट डिलेशन हुआ, मतलब जो है पूर्ण रूप से अगर सर्विक्स अगर फैल गया, विस्तारित हो गया, खुल गया, तो शिशु जन्म ले लेता है। अब शिशु जैसे ही सर्विक्स फैलना शुरू होता है, उसके फैलने से लेकर पूर्ण फैलने और बच्चे के बाहर जन्म लेने यानी निकलने तक के जो प्रक्रिया होता है वह द्वितीय अवस्था होता है। ठीक है, समझ लिए? चलिए, प्रसर्व की इस अवस्था में गर्भाशय के संकुचन की क्षमता यानी शक्ति, उनकी बराबरता, फ्रीक्वेंसी तथा उनके समय में वृद्धि होती है और अंततः शिशु का जन्म होता है। द्वितीय चरण में ही बच्चे का जन्म हो जाता है, बच्चा बाहर आ जाता है, और यही जो है हमारा प्रसर्व का द्वितीय चरण है। और इस द्वितीय चरण में काफ़ी पेनफुल होता है, दर्द वगैरह भी बहुत ज़्यादा होता है। ऑटोमेटिक चीज़ है, जब बच्चा रिलीज होते रहेगा तो वहाँ पर पेनफुल बहुत ज़्यादा होगा ही होगा। तो यही हमारा सेकेंड चरण होता है। और थर्ड चरण में क्या होता है, आप को पता है कि कंप्लीट जो है प्रसर्व होता है। और कंप्लीट प्रसर्व कब होता है, जब बच्चा तो निकल जाता है सेकेंड चरण में ही, लेकिन थर्ड में जो उसके अंदर जो भी पदार्थ वगैरह, प्लेसेंटा वगैरह या अम्बिलिकल कोड वगैरह जो होता है वह थर्ड स्टेज में काटा जाता है और प्लेसेंटा वगैरह निकलता है थर्ड चरण में, तब जाके कंप्लीट प्रसर्व होता है। समझ गए? चलिए, तो दूसरा को समझ गए।
दूसरा समझ गए कि 2 सेकेंड होता क्या है। अब माय डियर फिजियोलॉजी ऑफ चेंज, प्रसव के द्वितीय चरण में शारीरिक क्रियात्मक परिवर्तन। अब जैसे ही सेकेंड स्टेज होता है तो आपको कुछ कुछ चीज़ें नोट करना पड़ेगा कि जैसे बच्चा बाहर आने वाला होता है सेकेंड चरण में, जब प्रवेश करता है लेबर, तो क्या क्या शारीरिक परिवर्तन होते हैं द्वितीय चरण में, इसको आप देखना पड़ेगा और आप देख पाएंगे जब द्वितीय चरण में ये डिलीवरी जाएगा। तो जैसे सर्विक्स पूर्ण रूप से विस्तारित हो जाता है, मतलब फैल जाता है, ठीक है। सर्विक्स में पूर्ण रूप कंप्लीट डिलेशन होता है, पहला नोट, पहला, ठीक है, पहला समझ गए, यह परिवर्तन शरीर में होता है। दूसरा है प्रसव की पीड़ा में वृद्धि होना व गर्भाशय की संकुचनों का तीव्र व प्रबल होना। अब जैसे ही सेकेंड स्टेज में रहता है, ठीक है ना, कोई भी औरत अगर जैसे ही डिलीवरी अगर सेकेंड चरण में है तो उसका जो लेबर है, जो पेन लेबर होगा, लेबर के द्वितीय चरण में बहुत ज़्यादा जो है पेन में वृद्धि हो जाता है, पीड़ा बहुत होता है, और जो कंट्रैक्शन होता है, जो संकुचन होता है यूट्रस में, वह भी जो है बढ़ जाता है। संकुचन होने के कारण ही जो है यूट्रस से क्या होता है, यूट्रस से दबाव पड़ता है और बच्चा जो है धीरे धीरे बाहर की तरफ रिलीज होता है। जब संकुचन नहीं होगा, कंट्रैक्शन यूट्रस में नहीं होगा, तो वह बच्चा पर प्रेशर देगा ही नहीं। बच्चा पर प्रेशर नहीं देगा तो बच्चा जो है बाहर की तरफ निकलेगा ही नहीं, झिल्ली फटेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो यूट्रस में संकुचन होना, कंट्रैक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर जितना समय लगाएगा कंट्रैक्शन में, उतना जो है बच्चा को जन्म लेने में समय लगता है, ठीक है। तो यह दूसरा है कि पीड़ा बढ़ जाता है और गर्भाशय के संकुचन भी तीव्र हो जाता है, प्रबल हो जाता है, ठीक है। तीसरा है गर्भस्थ शिशु का जनन मार्ग में खिसकना, ठीक है। गर्भस्थ शिशु मतलब जो गर्भ में पल रहे शिशु है, धीरे धीरे जनन मार्ग में खिसकने लगता है, जहाँ से उसका जन्म होता है। तो ये सब शारीरिक चीज़ें जो है परिवर्तन है, सेकेंड स्टेज में ये सब परिवर्तन देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं जैसे ही आप एक फीमेल कैंडिडेट अगर है, आप नर्सिंग के फीमेल कर रहे हैं, फीमेल है मतलब गर्ल है या फीमेल है, आप नर्सिंग कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादातर जो है प्रसव में फीमेल कैंडिडेट को ही काम मिलता है, प्रसव विभाग में, स्त्री विभाग में। तो वो देख पाएंगे सेकेंड स्टेज में कि जो सर्विक्स होता है काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट फैल जाएगा, विस्तारित हो जाएगा। जो लेडीज होगी उसका बहुत ज़्यादा पीड़ा बढ़ जाता है सेकेंड स्टेज में, और यूट्रस में बहुत ज़्यादा कंट्रैक्शन जो है तीव्र और प्रबल के साथ होता है। शिशु जो है, जो गर्भ में पल रहा शिशु है, वह धीरे धीरे जनन मार्ग की तरफ खिसकने लगेगा। जनन मार्ग मतलब समझ रहे हैं ना, कि भैजीना की तरफ खिसकने लगता है। गर्भाशय यूट्रस झिल्लियाँ, यूट्रस के जो झिल्ली होता है वह फटेगा तथा गर्भोदक का बाहर निकलना। सेकेंड स्टेज में जैसे ही जो है आपके फटा हुआ जो झिल्ली होता है यूट्रस का, उससे जो है एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकलने लगता है, क्योंकि आप लोग को पता है कि बच्चे के चारों साइड में जो है एमनियोटिक फ्लूइड होता है। तो जैसे ही झिल्ली फटता है तो उसमें का द्रव बाहर निकलने लगता है, ठीक है ना। उसके बाद है शिशु को बाहर निकालने के लिए गर्भाशय की पेशियों का छोटा होना, परमानेंट मतलब शॉर्टिंग ऑफ यूट्रिन मसल्स। अब होता यह है कि शिशु को बाहर निकालने के लिए जैसे जैसे शिशु पर दबाव पड़ता है यूट्रस में कंट्रैक्शन के कारण, संकुचन के कारण, तो जो यूट्रस का जो पेशी होता है धीरे धीरे छोटा करते जाता है, सिकुड़ते जाता है। जैसे ही बच्चा आगे की तरफ खिसकते जाता है तो जितना भी यूट्रस के जगह खाली होते जाता है, तो उस साइड से यूट्रस जो है छोटा होते जाता है, छोटा होते जाता है, उसमें संकुचन आने लगता है, और वह संकुचन जो है बच्चे पर प्रेशर करता है कि तुम अब बाहर की तरफ निकलो, ठीक है। तो यह परिवर्तन ये सब होता है। एंड छठा है मेंबर मतलब झिल्ली डेसुडा से पृथक हो जाते हैं, और जो झिल्ली होता है वह डेसुडा जो ऊतक के साथ जो है मौजूद होता है यूट्रस में, वह जो है अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है शारीरिक परिवर्तन होते हैं सेकेंड में, जो कि। और सातवां है देखिएगा, माँ द्वारा पुशिंग करने से शिशु को नीचे की ओर धकेला जाता है। अब जो स्त्री होती है, जो प्रेग्नेंट में है, जो बच्चे को जन्म दे रही है, तो वह क्या करती है, वह अपना से भी जो है क्या करती है, पुश करती है, मीन्स दबाव लगाती है कि जो है बच्चा बाहर जो है आसानी से निकल जाए। देखते होइएगा, ये सब कोई शर्म की बातें नहीं है, चूँकि आप पढ़ते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, शर्म कीजिएगा तो फिर कर्म फूट जाएगा, ठीक है ना। मेडिकल क्षेत्र में कोई शर्म नहीं है, तो इसलिए आपको ये बात जानना है कि शारीरिक परिवर्तन ये भी होता है कि मान गए, देखते होइएगा आप लोग डॉक्टर हो या कोई भी नर्स वगैरह, आप लोग अगर हॉस्पिटल में किसी का अगर लेबर करवाए होंगे तो देखे होइएगा कि जब लेबर होते रहता है, बच्चा जब जन्म लेते रहता है, तो वहाँ पे जो सिस्टर होती है, जो दाई होते हैं, वहाँ पे कहती है कि पुश करो, लेडीज़ को कहती है कि दबाव लगाओ, ज़ोर से जो है दबाव लगाओ। तो दबाव लगाने के लिए इसीलिए कहती है ताकि बच्चा जो है नीचे की तरफ
और ज़्यादा जो है खसके और जल्दी से जल्दी लेबर हो जाए। ठीक है, तो माँ द्वारा पुशिंग किया जाता है शिशु को नीचे की ओर धकेलने के लिए। ठीक है, तो यह जो है कुछ शारीरिक परिवर्तन होता है जो कि लेबर के टाइम में देखने को मिलता है महिलाओं में। ठीक है, अब आप लोग ये समझिए कि आप लेबर का पहचान, प्रसव का पहचान कैसे करेंगे कि जो है अब जो है लेबर होने वाला है, इसका जो है आप पहचान कैसे करेंगे। तो पहचान आपको करना पड़ेगा। पहचान अगर आप नहीं करेंगे तो हो सकता है आप फर्स्ट स्टेज में जो है तैयारी हो जाइएगा लेबर कराने के लिए, प्रसव कराने के लिए। ठीक है ना, तो आपको ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो एग्जैक्ट टाइम चूँकि बच्चे का जन्म सेकेंड स्टेज में ही हो जाता है। ठीक है ना, तो ऐसे में आपको सेकेंड स्टेज का पहचान कैसे करना है, आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है, यह ज़रूरी चीज़ें हैं। ठीक है ना, चलिए देखिए। पहचान के लिए गर्भाशय यूट्रस के संकुचनों की आवृत्ति व तीव्रता बढ़ जाती है। संकुचन 2 मिनट के अंतर पर होते हैं तथा प्रति संकुचन का समय 1 से 1.5 मिनट का रहता है। देखिए, अब जैसे ही सेकेंड स्टेज में आता है तो जो यूट्रस होता है उसमें कंट्रैक्शन, मतलब उसमें संकुचन जो है, सिकुड़न जो है बहुत तेज़ी के साथ बढ़ने लगता है। अब जैसे ही वह कंट्रैक्शन बढ़ाता है तो प्रत्येक 2 मिनट पर कंट्रैक्शन जो है आता है, और एक बार जब कंट्रैक्शन आता है, संकुचन आता है, तो वह 1 से 1.5 मिनट तक रहता है। ठीक है, तो इससे होता यह है कि वह संकुचन होकर बच्चे के जो है आगे की तरफ पुश करता है, धकेलता है, जिससे जो है धकेलने से यूट्रस के आगे वाला जो बच्चे का प्रेजेंटेशन है वहाँ पे झिल्ली पर दबाव पड़ता है, और झिल्ली पर दबाव पड़ने से वह फटता है, और फटने से जो है बच्चा धीरे धीरे यूट्रस से बाहर निकलने लगता है, और यूट्रस से बाहर निकलने के साथ में जनन मार्ग से भी बाहर निकलता है। ठीक है, तो संकुचन में जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रत्येक 2 मिनट के अंतर पर होता है, और एक संकुचन में प्रति समय 1 से 1.5 मिनट तक रहता है। ओके, दूसरा है गर्भाशय की झिल्लियाँ फटती है व रक्त मिश्रित एमनियोटिक फ्लूइड का रिसाव होता है। अब आपको पहचान ये भी करना पड़ेगा, जैसे कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, सेकेंड स्टेज का तो एक पहचान ये भी होता है कि बहुत ज़्यादा जो है पेन होता है, काफ़ी दर्द होता है। ठीक है, दर्द धीरे धीरे बढ़ते जाता है, तो आप ये भी पहचानेंगे। जैसे जैसे दर्द ज़्यादा बढ़ते जाएगा आप समझते जाएंगे कि अब ये प्रसव का धीरे धीरे नज़दीक जा रहा है। ठीक है, अब जब आपको ये पता चले कि झिल्ली आगे से फट चुका है और बच्चा जो है धीरे धीरे दिख रहा है, उसका प्रेजेंटेशन जो है सामने आ गया है, तो जैसे ही झिल्ली फटेगा उसमें से जो है क्या होगा कि सिक्रेशन चालू हो जाएगा, और वो सिक्रेशन रक्त का होगा, उसमें तरल जो है एमनियोटिक फ्लूइड भी होगा जो बेरंग होता है। तो रक्त का मिश्रित एमनियोटिक फ्लूइड का रिसाव जो है चालू हो जाएगा जैसे ही झिल्ली फटेगा गर्भाशय का। ठीक है, योनि में मतलब वेजिना में शिशु का दबाव बढ़ने के कारण गुद्दा तथा भलवा की दूरी बढ़ जाती है। अब जैसे ही योनि में प्रेशर लगता है शिशु के द्वारा, चूँकि शिशु को बाहर आना है, तो शिशु उसको जो है यूट्रस कंट्रैक्ट करता है, यूट्रस जो है संकुचित होता है। अब जैसे जैसे यूट्रस के जगह खाली होते जाता है वह अपना संकुचन जो है संकुचन उसमें होते जाता है। अब जैसे जैसे संकुचन होता है तो वह प्रेशर जो है यूट्रस बच्चे पर देता है, बच्चा आगे की तरफ जाता है। अब धीरे धीरे बच्चा जो है बच्चा पर दबाव बढ़ने के कारण बच्चा आगे निकलता है। आगे मीन्स योनि में शिशु का दबाव बढ़ने से बच्चा जो है आगे की तरफ निकलता है, तो जो गुद्दा और जो बलवा होता है उसका दूरी जो है बढ़ जाता है फीमेल में। ठीक है, पेरिनियम क्षेत्र फूल जाता है तथा पतला भी हो जाता है। अब जो पेरिनियम क्षेत्र होता है आप लोग को पता होना चाहिए, पेरिनियम दोनों जो है जांग के आसपास के जो इलाका है वहाँ पे फूल जाता है और पतला हो जाएगा। ठीक है, टांगों में कंपन होने लगती है। ठीक है ना, भलवा से होकर शिशु का प्रस्तुति भाग सिर दिखाई देने लगता है, और सबसे पहले क्या निकलता है, सिर ही निकलता है। ठीक है, तो जैसे ही भलवा से बाहर आएगा तो शिशु का सबसे दिखने वाला प्रस्तुति जो भाग होगा वह सिर ही होता है और वह दिखाई देने लगता है। ठीक है, अब जब ये दिखाई देने लगता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि वो बच्चा जो है अब आने लगा है। ठीक है, 7वां है ग्रीवा सर्विक्स विलीन हो जाता है, मतलब सर्विक्स जो है विलीन हो जाता है। अब जब बच्चा का सिर दिखने लगता है तो वह बच्चा का सिर तभी दिखेगा जब सर्विक्स पूर्ण रूप से डिलेशन हो गया रहेगा, विस्तारित हो गया रहेगा। तो जब विस्तारित हो गया रहेगा और बच्चा का प्रेजेंटेशन में सिर दिखने लगता है तो यूट्रस जो है, जो सर्विक्स होता है वह विलीन हो जाता है, इफेसमेंट हो जाता है। ठीक है, तो यह कुछ पहचान है जिसके जरिए आप पहचान सकते हैं कि टांगे में कंपन होता है, पेरिनियम क्षेत्र फूल जाता है, पतला हो जाता है, बलवा से होकर शिशु का प्रस्तुति भाग यानी सिर दिखाई देने लगता है, सर्विक्स विलीन हो जाता है। ओके,
योनि में शिशु का दबाव बढ़ने लगता है, जिसके कारण गुद्दा और बलवा की दूरी बढ़ जाती है। गर्भाशय की झिल्लियाँ यहीं पे फट जाती है, जिससे रक्त और एमनियोटिक फ्लूइड निकलने लगता है। ठीक है ना। अब इसमें आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि पहले जो है संकुचन होता है यूट्रस में। जब यूट्रस में संकुचन होता है तो दबाव पड़ता है शिशु पर, फिर शिशु आगे की तरफ जो है खिसकने लगता है, और जब पूर्ण रूप से नज़दीक में शिशु का आ जाता है यूट्रस के नज़दीक में, तो यूट्रस के झिल्ली पर दबाव पड़ता है, तो यूट्रस की झिल्ली फट जाती है। अब फटने के साथ में रक्त और एमनियोटिक फ्लूइड जो है रिसाव होने लगता है बाहर की तरफ। उसके बाद योनि में शिशु का दबाव जो है अब बच्चा का दबाव कहाँ पड़ने लगता है, भेजिना में। अब जैसे ही दबाव इस पर पड़ता है तो गुद्दा और बलवा का दूरी बढ़ जाता है। ओके। पेरिनियम क्षेत्र फूल जाता है, पतला हो जाता है, टांगों में कंपन होने लगती है, बलवा से होकर शिशु का प्रस्तुति भाग यानी सिर जो है बाहर की तरफ दिखने लगता है। तो ये हो गया हम आइडेंटिफिकेशन करने का प्रक्रिया। अब माय डियर यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, प्रसव की द्वितीय अवस्था का प्रबंध। अब जो हम लोग सेकेंड स्टेज देख रहे हैं, इसका अगर बच्चा हो गया है, बच्चा हो रहा है, सेकेंड स्टेज में है, तो आप इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए इसके मैनेजमेंट को देख लीजिए। सर्वप्रथम महिला को डिलीवरी टेबल पर पीठ के बल लिटा देना चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्योंकि आप लोग को एक चीज़ समझना पड़ेगा कि जो लेडीज होती है उसका जो डिलीवरी होता है वह लिथोटोमी पोजीशन में कराया जाता है। तो जो टेबल है उस डिलीवरी टेबल पर पीठ के बल मतलब एकदम चित जो है लिटा देना चाहिए। ठीक है, महिला को। ठीक है, उसके बाद माँ तथा भ्रूण की स्थिति का आकलन कर लेना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट है कि जो माँ है, जो गर्भ में बच्चे पाल रखी जो लेडीज है, और जो उसके गर्भ में पल रहा जो भ्रूण है, उसके कंडीशन को अब पीठ के बल अगर महिला को आप टेबल पर लेटा दिए हैं डिलीवरी टेबल पर, तो आपको जो है उसके बाद उसको महिला को और उसके भ्रूण का जो है स्थिति का आकलन कर लेना चाहिए कि किस स्थिति में है। ठीक है, गर्भाशय संकुचन के तीव्र होने पर महिला को बल लगाने के लिए कहना चाहिए ताकि शिशु को बाहर धकेला जा सके। अब जैसे ही यूट्रस में कंट्रैक्शन शुरू हो जाए, यूट्रस अपना काम शुरू कर दे, तो जो है आप महिला को ये बोले कि आप जो है प्रेशर लगाएं, अपने आप को नीचे की तरफ दबाव लगाएं, जिससे जो है शिशु को बाहर की तरफ धकेला जा सके और डिलीवरी में आसान हो सके। ठीक है। चौथा है फीटल हार्ट साउंड को प्रत्येक 5 मिनट पर नोट करना चाहिए। अब आपको जो है स्टेथोस्कोप के जरिए जो है जो भ्रूण है उसके हृदय के साउंड को प्रत्येक 5 मिनट पर नोट करना चाहिए कि डिलीवरी के समय बच्चे का हार्ट से जो है तो प्रॉब्लम तो ना हो जाए, यह सुनना चाहिए। महिला की योनि की गंभीरता से जांच कर नोट कर लेना चाहिए। अब महिला का योनि में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई उसका योनि छोट तो नहीं पड़ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं कर रहा है बच्चे को बाहर निकालने में, तो इसके जो है गंभीरता को जांच करके नोट करनी चाहिए। ठीक है, ये सब मैनेजमेंट है। छठा पॉइंट है मिडवाइफ को देखना चाहिए कि कोड प्रोलैप्स तो नहीं है। अब जैसे ही बच्चा का प्रस्तुति बाहर आए, हेड बाहर दिखे, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना चाहिए और मिडवाइफ को ये ध्यान देना चाहिए कि कहीं बच्चा का कोड जो है प्रोलैप्स तो नहीं है, मतलब जो नाभि नाल है वह जो है एक दूसरे के ऊपर चढ़ तो नहीं गया है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। समझ गए। सातवां है, यहाँ पे देखिएगा, प्रत्येक जांच में विसंक्रमित तकनीक का प्रयोग करें। अब प्रत्येक कोई भी जांच करे, चाहे यूट्रस का जांच करे, चाहे महिला का स्थिति का जांच करे, कुछ भी जांच करे, चाहे कोड प्रोलैप्स का जांच करे, सब में जो है एसेप्टिक टेक्निक्स का उपयोग करते हैं। ओके, चलिए। आठवां है माय डियर, महिला के भलवा क्षेत्र की उचित प्रकार से सफाई कर लेना चाहिए। और जो महिला है उसके जो वल्वा क्षेत्र होता है उसको पूर्ण रूप से सफाई कर लेना चाहिए ताकि कोई संक्रमण वगैरह न रहे। ओके। प्रसव के समय उपयोगी सामग्री एवं उपकरण को सर्जिकल ट्रॉली पर क्रमानुसार लगा लेना चाहिए। अब प्रसव के समय जो भी सामग्री है, चाहे जो भी सर्जिकल सामग्री हो या कोई और भी सामग्री हो, सब को जो है हम क्या करेंगे, सर्जिकल जो ट्रॉली होता है सब पर जो है क्रम के अनुसार लगा लेंगे ताकि बाद में कोई दिक्कत न पड़ेगा। जैसे लोकल एनेस्थेसिक जाइलोकन होनी चाहिए या लिंगोकेन, उसके बाद कैटगट धागा होनी चाहिए, सिलाई की सुइया होनी चाहिए, अम्बिलिकल कोड काटने वाली कैंची होनी चाहिए, क्लैंप्स होनी चाहिए, चूँकि काट कर क्लैंप लगाते हैं अम्बिलिकल कोड पर। ओके,
एक नीडल होल्डर होनी चाहिए, स्पॉन्ज होनी चाहिए, गॉज के टुकड़े होने चाहिए सफाई के लिए, स्टरलाइल कॉटन होनी चाहिए, सकिंग मशीन होनी चाहिए ताकि बच्चे का जो है श्वसन नली को चूसकर साफ किया जाए, और 2 तौलिया हो ढकने के लिए, साफ करने के लिए। तो ये सब कुछ उपकरण सामान होता है जो कि डिलीवरी के समय उपयोग में लाते हैं, ये रखना पड़ेगा। जैसे कॉटन वगैरह, क्लैंप वगैरह, नीडल होल्डर, तौलिया, सकिंग मशीन, गॉज के टुकड़े, ठीक है, कैंची, अम्बिलिकल कॉर्ड के काटने वाला कैंची, सिलाई के सुइया, जाइलोकॉन और लिंगोकॉन एनेस्थेसिया, तो ये सब होनी चाहिए। ओके, चलिए 10वां है माय डियर, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। 10वां है प्रसर्व वाले कमरे में पर्याप्त रूप से प्रकाश होनी चाहिए। जिस भी रूम में डिलीवरी कराया जा रहा हो वहाँ पे पर्याप्त लाइट होनी चाहिए। 11 है मिडवाइफ व प्रसर्व सहायक को विष संक्रमित गाउन, दस्ताने, मास्क व कैप पहनने चाहिए। अब जो भी डिलीवरी कराने में सहायता कर रही होती है प्रसर्व सहायक या मिडवाइफ, उसको भी जो है गाउन, दस्ताने, मास्क, कैप पहनने चाहिए ताकि बिल्कुल एसेप्टिक तकनीक रहे, किसी को कोई संक्रमण चाहे माता को या बच्चे को ना हो या खुद को भी ना हो। ओके, महिला को डोर्सल अथवा लिथोटोमी पोजीशन में रखना चाहिए। वही मैंने बताया कि महिला को लिथोटोमी पोजीशन या डोर्सल पोजीशन में रखना चाहिए। तो ये तो हो गया, हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे कि कैसे जो है किस पोजीशन में रखेंगे, कौन कौन से सामान रखेंगे, क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैनेजमेंट द्वितीय चरण में। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग यहाँ पे समझ गए। अब हम लोग इस प्रसर्व के प्रक्रिया को देखेंगे, प्रोसेस के देखेंगे कि कैसे जो है प्रोसेस जो है इसमें होता है, कैसे जो है द्वितीय चरण के प्रसर्व का जो है प्रक्रिया शुरू होता है। ठीक है, प्रोसेस देख लीजिए। पहला है गर्भाशय संकुचनों के प्रभाव से शिशु का सिर धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकता रहता है। मैंने वही बताया कि जैसे यूट्रस में कंट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है, तो वह दबाव जो है शिशु पर देता है, दबाव उसका शिशु पर पड़ता है और शिशु का जो शरीर है धीरे धीरे जो है नीचे की ओर खिसकता है, जिसमें सिर जो है नीचे रहता है और सिर ही सबसे पहले बाहर निकलता है। ठीक है, तो पहला ये होता है प्रोसेस में। दूसरा है जैसे ही योनि द्वारा वेजिनल इंट्रोइटस से सिर दिखाई दे, संकुचनों के मध्य स्त्री को नीचे की तरफ जोर लगाने के लिए कहना चाहिए। अब जैसे ही मान गए बच्चा का जो सिर है वह कब बाहर दिखाई देगा, दिखाई कहाँ देगा, तो दिखाई देगा वेजिनल द्वार पर ही, योनि के द्वार पर ही। तो जैसे ही बच्चा का सिर दिखाई दे तो महिला को हम कहते हैं कि जोर से जो है क्या करें, जोर लगाएं नीचे की तरफ, जिससे जो है बच्चा बाहर की तरफ आसानी से जल्दी आ सके। ठीक है, तीसरा प्रोसेस विधि क्या होगा कि जो मिडवाइफ है दस्ताने पहने हुए बाएं हाथ के अंगूठा तथा तर्जनी अंगुली की सहायता से शिशु के सिर के कौशीपट भाग को, ठीक है, ओसीपट भाग को नीचे पीछे की तरफ दबाकर रखती है ताकि फ्लेक्शन बना रहे। अब माँ तो जोर लगाएगी ही, मतलब स्त्री तो जोर लगाएगी ही अपना, लेकिन जो मिडवाइफ जो दाई होती है वह भी दस्ताना पहने हुए हाथों से जो है अपने हाथों के अंगूठा से और तर्जनी अंगुलियों की सहायता से शिशु के सिर को ओसीपट भाग को नीचे की तरफ जो है दबाव करती है, जिससे उसमें फ्लेक्शन बना रहे, दबाव बना रहे। और ऊपर से माँ भी दबाव दे रही है, यूट्रस भी दबाव देता है, और इधर मिडवाइफ जो दाई है वह भी जो है क्या करेगी, ओसीपट भाग को नीचे की तरफ दबाएगी, तो आसानी से बच्चा जल्दी आ जाएगा बाहर। ओके, नेक्स्ट है संकुचनों के मध्य भलवा आउटलेट को स्ट्रेच करता हुआ सिर को बाहर आता है तथा हल्का सा वापस जाता है, इसको क्राउनिंग कहते हैं। अब होता यह है कि जैसे ही ये यूट्रस में संकुचन होता है तो उसी संकुचन के बीच जो बच्चा बाहर आता रहता है, तो कभी उसका सिर बहुत बाहर आ जाएगा, फिर अचानक से जो है उसको पीछे की तरफ रिटर्न हो जाता है। इसी को हम लोग क्राउनिंग कहते हैं कि हल्का सा बाहर आना फिर से वापस से अंदर जाना, इसी को क्राउनिंग कहते हैं। ठीक है, और यह क्यों होता है, तो यह संकुचन के कारण जो है पहले बाहर आता है, फिर जैसे ही संकुचन रिलैक्स होता है तो वह जो है थोड़ा सा अंदर की तरफ वापस जाता है सिर बच्चे का, तो यह क्राउनिंग होता है। ठीक है, तो इसको जो है हम स्ट्रेच करते हुए बाहर आता है हल्का सा और फिर हल्का सा वापस जाता है, इसे क्राउनिंग कहते हैं। ठीक है, आप लोग देखते होइएगा अगर किसी गाय को देखते होइएगा या किसी भैंस को आप लोग देखते होइएगा, तो बच्चा जब निकलते रहता है बाहर तो देखते होइएगा कभी जो है बहुत लगेगा कि बाहर आ गया, फिर से जो है थोड़ा सा अंदर चल जाता है, तो इसी प्रक्रिया को क्राउनिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए ये सेम जो है मनुष्य में भी होता है। 5वां पॉइंट है मिडवाइफ बाएं हाथ से शिशु की ओसीपट को नीचे की ओर दबाती है तथा दाएं हाथ की बीच संक्रमित अंगुलियों से सिर की ठोड़ी को हल्के से ऊपर उठाने पर शिशु के सिर की डिलीवरी हो जाती है। अब होता ऐसा है कि जैसे ही सिर जो है दिखने लगे, सिर जो है बाहर आने लगे,
तो जो मिडवाइफ होती है वह शिशु के जो ओसीपट होता है उस ओसीपट के नीचे की ओर दबाती है। अब दबाने से होता है कि दाएं हाथ के बीच संक्रमित अंगुली है उससे सिर के जो ठोड़ी होता है उसको हल्के से ऊपर उठाने पर शिशु का जो सिर होता है वह नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ को आप लोग समझिएगा। पाँचवा पॉइंट थोड़ा जटिल आपको लगता होगा, बाकी ध्यान से देख लीजिएगा। छठा है गर्भ में अंदर शिशु का प्रत्यावर्तन रिस्टिट्यूशन गति होती है। अब गर्भ के अंदर मतलब प्रेगनेंसी के अंदर शिशु की प्रत्यावर्तन गति होती रहती है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। इस गति के पश्चात संकुचन के साथ ही सिम्फेसिस प्यूबिस के नीचे से आगे वाला कंधा बाहर निकल जाता है। इसके बाद जो है सिर को ऊपर की ओर खींचते हुए पार्श्व कंधे को भी बाहर निकाल लिया जाता है। अब होता यह है कि ये जो प्रत्यावर्तन गति होता है गर्भ में, तो इसी के गति के बाद जो है संकुचन के साथ कंट्रैक्शन के साथ जो सिम्फेसिस जो प्यूबिस होता है उसके नीचे वाले कंधा जो है बाहर निकल जाता है। इसी प्रत्यावर्तन के कारण संकुचन के साथ में कंधा जो है बाहर आ जाता है और इसके बाद जब सिर को ऊपर की ओर खींचते हैं तो जो उसका पार्श्व वाला जो कंधा होता है वह भी बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना है कि एक कंधा निकालने के लिए संकुचन और प्रत्यावर्तन गति के कारण जो है एक कंधा आता है और जैसे ही एक कंधा बाहर आ जाए तो हम सिर को हल्का सा ऊपर की तरफ खींचते हैं तो दूसरा जो पार्श्व कंधा है वह भी बाहर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा आठवां पॉइंट है कंधों की डिलीवरी के पश्चात पार्श्व मोर लैटरल फ्लेक्शन के द्वारा धड़ की डिलीवरी करा दी जाती है। शिशु को तुरंत उचित देखभाल प्रदान की जाती है। देखिए आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, सबसे पहले बच्चा का बाहर सिर आता है, सिर कंप्लीट अगर आ जाता है तो उसके बाद एक कंधा आता है। ठीक है, एक कंधा हाथ निकाल लेते हैं उसका, फिर जो है दूसरा कंधा और उसका हाथ निकाल लेते हैं। जब कंधा का डिलीवरी हो जाता है तो लास्ट में जो है बच्चा का क्या करते हैं, धड़ का डिलीवरी होता है, मतलब उसके बॉडी का डिलीवरी हो जाता है। और जब बच्चे का डिलीवरी हो जाता है तो उसके तुरंत बाद बच्चे को जो है उचित देखभाल इमीडिएट देनी चाहिए। नौमा है माय डियर, शिशु के मुख एवं ग्रसनी तथा नासा छिद्र में जो भी जमा हुआ द्रव है, श्लेष्मा है, रक्त है, उसको छोटी अंगुली पर गौज लगाकर पोंछ देना चाहिए। अब बच्चा के मुख में, ग्रसनी में, नासा छिद्र में जहाँ जहाँ छिद्र है उसको जो है उसमें द्रव जो है श्लेष्मा म्यूकस जो है भरा होगा, तो उसको निकालने के लिए आप छोटे अंगुली में गौज लगाकर पोंछ देंगे, जिससे उसका श्वसन मार्ग भी क्लियर होगा, साफ होगा। फिर आप उसको जो है क्या करेंगे, सक्शन करके उसके श्वसन मार्ग को साफ करेंगे, जो कि मैं इमीडिएट केयर में पहले पढ़ा चुका हूं। ठीक है, 10वां है आँखों की पलकों को बोरिक एसिड से बने पानी के घोल में रुई डुबाकर साफ कर देना चाहिए, जिससे बच्चा का जो आँख है वह आसानी से खुल सके। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा आँख में, चूँकि बच्चा के संपूर्ण शरीर में जो है एमनियोटिक फ्लूइड, गर्भ में जो द्रव है, जो पदार्थ है बच्चे में लगा होता है। ठीक है, अब अगर उसको आप साफ नहीं करेंगे संक्रमण होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे बच्चा के स्किन पर। तो बच्चे के आँख को साफ करने के लिए बोरिक एसिड से बने जो पानी वाटर होते हैं उसके घोल में रुई डुबोकर साफ करनी चाहिए। ठीक है, तो यह हमारा हो गया क्या चीज़, ये हमारा हो गया प्रोसेस, क्या चीज़ का, सेकेंड स्टेज का प्रोसेस हो गया, विधि हो गया, जो एक एक करके हमको ऊपर से लेकर नीचे तक लिखना है। अब देखिए ये जो डिलीवरी का प्रोसेस है, यह प्रोसेस आपको ध्यान देना होगा कि आपको उल्टा पलटी नहीं लिख सकते हैं। एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच, ऐसे ही इसका प्रोसेस लिखना पड़ेगा, वरना आप लिख देंगे पहले बच्चा को डिलीवरी करा देंगे फिर कंट्रैक्शन लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। पहले कंट्रैक्शन फिर जो है बच्चा का धीरे धीरे आगे की तरफ प्रोसेस बढ़ता है निकलने का। ठीक है ना, तो ये जो है आप जो है इसका प्रोसेस ऑफ सेकेंड स्टेज देख लिए। अब आप लोग अपना कमेंट करके बताइएगा कि यह प्रश्न कैसा लगा है। और नर्सिंग केयर आपको मैं पीडीएफ में दे दूंगा। नर्सिंग केयर बच्चे के लिए, माँ के लिए आप खुद से लिखिएगा, चूँकि आप थर्ड ईयर में आ गए हैं और अभी भी आप जो है बच्चे के लिए या बच्चे के साथ माँ के लिए नर्सिंग देखभाल आप नहीं लिख पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत कमियां हैं। इस कमियां को दूर कीजिए। आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़े हैं नर्सिंग मैनेजमेंट, उसी प्रकार से यहाँ पे बच्चे और माँ के लिए नर्सिंग मैनेजमेंट आपको लिखना है, जो कि आप खुद से लिखिएगा। ओके, जो मेन चीज़ें था मैंने पढ़ा दिया। अगर सेकेंड स्टेज आपसे पूछे तो सबसे पहले सेकेंड स्टेज होता क्या है वो लिखिएगा।
सेकेंड स्टेज का आइडेंटिफिकेशन कीजिएगा, पहचान कीजिएगा कि सेकेंड स्टेज कब शुरू होता है। उसके बाद सेकेंड स्टेज का जो है मैनेजमेंट कीजिएगा। उसके बाद सेकेंड स्टेज का प्रोसेस लिखिएगा। फिर सेकेंड स्टेज का नर्सिंग मैनेजमेंट लिखिएगा। तो यह सब याद करने वाला बात है। मेन चीज़ें याद करना है कि सेकेंड स्टेज में क्या क्या चीज़ें हमें लिखना है। पहले इसको याद रखिए, फिर उसके अंदर के मैटर को याद रखिए। ओके, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, टेक केयर। बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा क्वेश्चन था जिसको मैं आपको अच्छे से बता दिया। डिस्क्रिप्शन में आपको इंग्लिश मिल जाएंगे जहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद। ये सब इंग्लिश ही दिया गया है जहां से आप डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं। ओके ना, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।